हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं। अभी एकदम ताज़ा खबर है और इससे बहुत सारे सवाल भी बन सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है अगर आपने टीवी खोला हो तो आपने देखा होगा कि पुडुचेरी से कोई खबर आ रही है। क्या है, सब कुछ समझेंगे इस क्लास में। और ये भी देखेंगे कि इससे और बहुत सारे सवाल जो बन सकते हैं वो क्या है। पुडुचेरी के पूरे मैप को समझेंगे, पुडुचेरी का चर्चा आज क्यों हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब समझेंगे। और जिसे आप पौंडीचेरी कहते हैं उसका नाम पुडुचेरी कैसे पड़ा, और इसके साथ साथ उसका जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, अर्थव्यवस्था है, उन सब पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, पुडुचेरी। पुडुचेरी को आप जनरली पौंडीचेरी बोलते हैं, लेकिन पौंडीचेरी नाम को 2006 में एक संशोधन के द्वारा बदल दिया गया था। ठीक है, राज्यों के नाम को बदलने का पावर संसद को होता है। तो 2006 में नाम को बदल करके पांडिचेरी से पुडुचेरी कर दिया गया था। ये आप जो है सही कर लेंगे, इसीलिए अब इसको पुडुचेरी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। अचानक आज आपको पुडुचेरी की क्लास क्यों मिल रही, क्या ऐसा हो गया पुडुचेरी में जिसकी वजह से इतनी बात हो रही है। तो बेसिकली हुआ ये है कि पुडुचेरी में थी कांग्रेस की सरकार, यानी कि नारायण स्वामी के नेतृत्व में। नारायण स्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। अब आपका जो दिमाग लगाना है वही शो हो जाना चाहिए कि चूँकि आप जानते हैं कि पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन स्टेट्स है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का डंडा चलता है, यानी कि केंद्र का सरकार वहाँ पर चलता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपके इंडिया में 3 ऐसे यूटीज़ हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पर विधानसभाएं होंगी। 2 में हैं और 1 में होंगी। कौन कौन है? एक तो आपका एक पुडुचेरी है जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा है? दिल्ली, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली भी जो है यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बना J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से और करंट की पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो J&K, पुडुचेरी और दिल्ली, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने की वजह यह है कि यहाँ पर नारायण स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। और वो क्यों गिरी है उस पर पूरा बात करेंगे। क्या सरकार के गिरने का मतलब क्या होता है। अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ रखा है तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ रखा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, सरकार, कोई भी सरकार तब बनी रहती है जब तक उसे सदन का बहुमत हासिल हो, यानी कि सदन में जितने सदस्य हुए उनका बहुमत अगर आपको मिला हुआ है तभी सरकार चल सकती है। ठीक है, चाहे वो संसद की बात हो या किसी विधानसभा की बात हो। तो चूंकि ये जो पुडुचेरी, यहाँ पर एक विधानसभा है जो काम करती है, तो जो मुख्यमंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल को आवश्यक है कि वो बहुमत हासिल करें। ठीक है, तो इसके लिए व्यवस्था यह है कि कई बार सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है और फ्लोर टेस्ट में प्रूव करती है कि उसके पास बहुमत है। लेकिन जब विपक्ष को ये लगता है कि सरकार कमजोर है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है और फ्लोर टेस्ट की मांग करती है। ठीक है, और यही बेसिकली हुआ है पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में जो विधानसभा का गणित है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई है और उसके पीछे जो रणनीति रही है वो क्या रही है। ठीक है, बीजेपी ने अपनी तरफ से क्या कुछ किया, केंद्र का उसमें क्या रवैया है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो पुडुचेरी विधानसभा का जो गणित है, यानी कि अंक गणित जो उसका है वो ये है कि 33 सदस्य वहां पर होते हैं विधानसभा में। अब इसमें 30 इलेक्टेड होते हैं, यानी कि 30 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव होता है। बाकी जो 3 होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अब ये बहुत ही स्वाभाविक, यानी कि ऑब्वियस सी बात है
कि वो जो 3 होंगे वो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के ही होंगे। तो यहाँ पर जो 3 केंद्र के द्वारा मनोनीत विधायक हैं वो किसके हैं? बीजेपी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो पिछला चुनाव हुआ था पुडुचेरी में, वो 2016 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी कोई सीट जीत नहीं पाई थी। ठीक है, बीजेपी वहाँ पर कोई सीट नहीं जीत पाई थी। तो लेकिन फिर भी केंद्र को पावर है, तो बीजेपी के 3 विधायक जो हैं वो पुडुचेरी में है। ठीक है, बीजेपी के 3 विधायक हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में विधायक मनोनीत किए जाते हैं। ये हो सकता है आपने पॉलिटी में कहीं पढ़ा ही ना हो। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए है। 3 जो है केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं कि जो 2016 का विधानसभा का गणित था, कैसे सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार गिरी आखिर क्यों? तो 2016 में हुआ ये कि जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को मिले 15 सीट। ठीक है, अब 15 सीट का मतलब कि बहुमत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जो 30 इलेक्टेड में से अगर 15 इनको मिल गए तो इसका मतलब कि ये बराबर में है और लगभग बहुमत में है। बहुमत के लिए क्या होता है कि 50+1 होता है, यानी कि 16 सीट अगर आपके पास है तो आप बहुमत में हैं। तो 15 कांग्रेस ने जीत लिया। बहुत ही स्वाभाविक सा बात होता है कि जब आप इतने करीब होते हैं तो आपको अगर कोई कुछ जो है निर्दलीय है या कोई छोटी पार्टी तो वो समर्थन देती है सरकार। तो बहुत ही इजली कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बन गई थी। नारायण स्वामी उसके मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय आपका बुरा हो तो कुछ भी आपके साथ सही नहीं होता है, और वो यही हुआ। एक विधायक कांग्रेस का दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। दल बदल विरोधी कानून अनुसूची 10 में है और इसका मतलब ये होता है कि जब कोई विधायक या सांसद अपने पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग करता है या संसदीय कार्यवाही में भाग लेता है तो उसके खिलाफ पार्टी दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर से शिकायत करती है और उसके बाद में स्पीकर उसे अयोग्य घोषित कर देता है। यह है दल बदल विरोधी कानून। इस पर डिटेल में क्लास किया गया है, आप चैनल की वेबसाइट में जाकर के पॉलिटी क्लास में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, यानी कि 15 में से एक विधायक चला गया। अब बचे कितने? 14 कांग्रेस के। आगे बात करते हैं, 5 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो कुल मिलाकर के 9 विधायक कांग्रेस के पास बचे। ठीक है, अब जब ये समस्या हुई कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली, कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया कि सरकार को नहीं गिरने दूंगा। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या? डीएमके से जो है समर्थन मांगा। डीएमके वही एम करुणानिधि की पार्टी है, तो डीएमके के पास जो है 3 विधायक थे, बेसिकली 3 विधायक थे। लेकिन जो पिछला रविवार था उस रविवार को एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। अब टोटल हुआ कितना? 2 विधायक इनको डीएमके से मिल गए। अब कांग्रेस के पास 11 विधायक हो गए और अगर स्पीकर को काउंट करें तो टोटल 12 विधायक इनके पास हैं। ठीक है, यानी कि जो सरकार के पक्ष में विधायक हैं वो 12 हैं। ठीक, अब पहले देख लेते हैं कि मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए। तो सीट कितनी थी? 33। 33 में 6 का इस्तीफा हो गया, एक डीएमके का विधायक और 5 विधायक कांग्रेस के, यानी कि 6 के इस्तीफे हो गए और एक को दल बदल विरोधी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो अब कुल मिलाकर के बचे कितने? 26। अब 26 विधायक बचे हैं, इन्हीं में बहुमत सिद्ध करना है। तो 26 में से अगर जो है किसी को बहुमत सिद्ध करना तो उसके पास 14 विधायक होने चाहिए, यानी कि 14 विधायक अगर हों तो वो सरकार बना सकता है। अब बात करते हैं जो विपक्ष है उसकी स्थिति क्या है। अब जो विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी है वो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है। ठीक है, रंगास्वामी की पार्टी। इसके पास 7 विधायक हैं, बेसिकली 8 थे, लेकिन एक सीट पे कुछ गड़बड़ हुआ था, बाद में डीएमके ने उसको जीत लिया था। और एआईडीएमके के पास 4 हैं और बीजेपी के पास 3 हैं। अगर इनको काउंट करें तो 14 विधायक हो जा रहे हैं। तो अगर ये अलायंस बनता है तो निश्चित तौर पर ये सरकार का गठन यहाँ पर हो सकता है। किसी के साथ? AINRC यानी कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस,
प्लस AIADMK जयललिता वाली पार्टी और बीजेपी, ठीक है, अगर ये मिलते हैं तो सरकार बन सकती है, ठीक है। तो ये है गणित और इस प्रकार से ये सरकार गिरी है। इसमें विधायकों ने इस्तीफा दिया, एंटी डिफेक्शन में एक विधायक चला गया, तो इसलिए कांग्रेस सरकार गिर गई है। हालांकि 2021 में चुनाव भी विधानसभा के होने हैं और वो जल्द ही होने वाले हैं, बहुत जल्द ही वहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर गिरी है। बात कर लेते हैं पुडुचेरी की, ठीक है। ये तो हो गया उसका पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति क्या है और सरकार क्यों गिरी, करंट मुद्दा क्या था उसकी बात होगी। अब बात करते हैं पुडुचेरी की भूगोल की। तो पुडुचेरी में मुख्यतः 4 जिले हैं, पुडुचेरी, कराईकल, ये तमिलनाडु से लगे हुए हैं। पहले आप ये मैप देखिए, मैप को ध्यान से जरा देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 4 जिले हैं जो पुडुचेरी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पुडुचेरी जो है वो एक जगह पर नहीं है, उसका कोई एक मैप इस तरीके से नहीं है, ये 4 जगह पर इंडिया में पुडुचेरी है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये फ्रेंच कॉलोनी थी। पुडुचेरी बेसिकली किसकी, फ्रेंच कॉलोनी थी, ये ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी। तो ये जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश के बाद भी फ्रेंच बचे हुए थे, वो जगह जो हैं वो पुडुचेरी के रूप में जानी जाती हैं। और 1954 में ये भारतीय संघ में शामिल हुआ, ठीक है। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ। किसके चंगुल से निकल करके, फ्रांस के चंगुल से निकल करके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुडुचेरी, कराईकल जो कि तमिलनाडु के पास है, और इसके अलावा माहे केरल के साथ, और एनम आंध्र प्रदेश के साथ में है, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं जिनको मिला करके पुडुचेरी बनता है। पुडुचेरी सबसे बड़ा जिला है, पुडुचेरी जो है सबसे बड़ा जिला है, और इसी के नाम पर इस यूनियन टेरिटरी का नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया 1962 में, अगस्त 1962 में पुडुचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया। यूटी का दर्जा कब दिया गया, 1962 में दिया गया। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1962 में पुडुचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया, ठीक। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, और इंग्लिश है, और फ्रेंच, यानी कि 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्रेंच भी इसमें शामिल है, ठीक है। जब फ्रेंच ने इंडिया को पुडुचेरी को सौंपा था तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके तहत ये बात कही गई थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में फ्रेंच भी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक फ्रेंच की कॉलोनी पुडुचेरी रही थी, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंच जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, यानी कि 80% से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो तमिल बोलती है, बाकी इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है। यहाँ का जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था है वो मछली उत्पादन पर और पर्यटन पर टिका हुआ है। श्री अरबिंदो का आश्रम भी यहीं पर है, पुडुचेरी में है। इम्पॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है, तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थव्यवस्था टिका हुआ किस पर, मछली के उत्पादन पर, क्योंकि कोस्टल एरिया है। अभी आपने मैप में देखा, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि जो पूरा पुडुचेरी है वो कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में है। ये बंगाल का खाड़ी का इलाका, ये बंगाल खाड़ी है, ये अरब सागर वाला पार्ट है। तो टोटल जो पुडुचेरी आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में है, और कोस्टल एरिया में ही मछली ज़्यादा पाई जाएंगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसको समझना, ठीक है। तो ये है पूरा पुडुचेरी का एक संक्षिप्त परिचय जिसको मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। ये कैसा लगा हमारा प्रयास, ये स्पेशल प्रयास कैसा लगा, आप लिख करके जरूर बताएंगे। अगर ऐसे वीडियोज आप और चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी विशेष मुद्दे पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।